रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी माँ वाले जंगल जा रही थी। दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो काफी देर बाद अपनी नानों के घर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह जाकर उन्हें भूख लग जाती है और वो सब नदी किनारे रुक जाते हैं। उनके पास एक थैली में खाना था। माँ चिड़िया थैली खोलती है। मम्मा पहले मुझे दाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा पहले मुझे दाना दे, मुझे ज्यादा भूख लगी है। बच्चों ऐसे नहीं करते, खाना आपके सामने है, ज्यादा देर नहीं है खाने में, लेकिन ऐसे में सब्र से काम लेते हैं। फिर माँ चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है और दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहाँ आ जाता है और आकर रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं भूखा कौवा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे दाना दे दो। कौवा ऐसे मुंह बनाकर बात करता है कि रानू चिड़िया को कौवे पर दया आ जाती है। कौवे भैया, हम तो यात्री पक्षी हैं, हमारे पास दाना थोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2-4 दाने दे देती हूँ। जब चिड़िया अपनी थैली से दाना निकाल रही थी तो कौवा घूर घूर कर देख रहा था। चिड़िया कौवे को 2 दाने दे देती है। कौवा वो दाने ले लेता है और चिड़िया से कहता है, धन्यवाद दयालु चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। बच्चों दाना खा लिया, पानी पी लिया, अब हमें आगे का सफर करना चाहिए। मम्मा अभी नानू का घर कितनी दूर है? वो सामने वाले बड़े बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाना है हमें, ज्यादा दूर नहीं है अब आपकी नानू का घर। वो सब दोबारा उड़ते हैं। वो ताज़ा दम थे। दाना पानी खाने के बाद वो और भी तेज उड़ रहे थे। जल्दी चलो गौरी, जल्दी चलो, उनके पास और भी दाना है, हम जल्दी से जाकर उनसे दाना छीन लेते हैं। कालू जी, तुमने दाना खा लिया और मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, जल्दी चलो तुम। कौवा और कौवी उड़ते हैं और आगे से जाकर चिड़िया को रोक लेते हैं। चिड़िया चुपचाप अपनी थैली मुझे दे दो। कौवे भैया, आप तो वही कौवे हो जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने मदद की थी। मैंने तुम्हें दाना दिया था। केवल 2 दाने, 2 दानों से मेरा पेट नहीं भरता। कालू जी जल्दी करो, बातें छोड़ो और जल्दी से दानों की थैली छीन लो। फिर कौवा आगे बढ़ता है और रानू चिड़िया से उसके दानों की थैली छीन लेता है। चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है, लेकिन दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा हमने तो उस कौवे की मदद की थी, फिर कौवे अंकल ने हमें क्यों लूटा? उसने तो हमारा सारा दाना छीन लिया। बच्चों जो बुरे पक्षी होते हैं वो कभी नहीं सुधरते। हमने उसकी मदद की और उसने लालच किया और हमसे दाना छीन कर ले गए। लेकिन याद रखना, हमेशा बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है और बुरे पक्षी का अंजाम भी बुरा ही होता है। वो सब फिर से उड़ते हैं। अभी वो नानों के घर से थोड़ी ही दूर थे कि बारिश शुरू हो जाती है। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो सब बारिश से भीग रहे थे। मम्मा मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है। बच्चों अब मैं क्या कर सकती हूँ, प्रकृति के कामों में किसी का जोर नहीं है। मौसम जैसा भी है, अब तो हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का ही इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद म्याऊं म्याऊं करती हुई एक बिल्ली वहाँ आ जाती है। म्याऊं म्याऊं। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ बैठी बारिश में क्यों भीग रही हो? आओ मेरे साथ, मेरे घर आओ, छत मिलेगी, दाना मिलेगा, पानी मिलेगा। म्याऊं। छी छी, हट, दूर हट जा मेरे बच्चों से। अगर पास आई तो डंडे से मारूंगी। हम यहाँ ही ठीक हैं, हमने दाना भी खा लिया है और पानी भी पी लिया है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो बच्चों को यहाँ बारिश में भीगता देखकर यहाँ आई थी। म्याऊं। काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। मम्मा क्या ये काली बिल्ली हमें खाने आई थी? हाँ बच्चों, इस बिल्ली पर कभी विश्वास ना करना, ये बिल्ली बहुत बुरी है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि उसे शोर सुनाई देता है। एक तोता मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे काली बिल्ली से बचाओ। बच्चों आप यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुश्किल में है। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है। बेचारा तोता पेड़ की शाख के एक सिरे पर बैठा हुआ था और काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। म्याऊं। उसे छोटी चिड़िया ने तो अपने बच्चे बचा लिए मुझसे, अब तुझे कौन बचाएगा तोते? म्याऊं। इसे मैं बचाने आ गई हूँ। इसे कहते हुए चिड़िया काली बिल्ली की पीठ पर जोर से डंडा मारती है। काली बिल्ली
एकदम से पेड़ से नीचे गिर जाती है और म्याऊं म्याऊं करती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। चिड़िया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम ना आती तो वो बिल्ली मुझे कच्चा खा जाती। तोते भैया, मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे वहाँ अकेले बैठे हुए हैं। फिर चिड़िया वापस जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर आगे का सफर शुरू करती है। वो सब सुरक्षित नानो के घर पहुंच जाते हैं। नानो ने उनके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाकर रखी हुई थी। नानो नानो, वो कौवा और काली बिल्ली बहुत बुरे थे। हाँ बेटी, इस जंगल में ऐसे कौवे और बिल्लियां रहते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनसे सावधान रहना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों की बात मानकर हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। नाना और मम्मा, हम भी हमेशा अपने बड़ों की बात मानेंगे और ठीक समय पर ठीक फैसला करेंगे। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए स्कूल का नया बैग लेने जा रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। पास में कोई घर भी नहीं था, इसलिए माँ चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इस बारिश ने भी अब ही आना था। माँ कहा करती थी कि ऐसी बारिशें कई दिन तक चलती हैं। अब मैं कैसे घर जाऊंगी। माँ चिड़िया काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठी रहती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर माँ चिड़िया फैसला करती है कि वो बारिश में ही घर वापस जाएगी। वो उड़ती है और बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। उसे ठंड लग जाती है और वो घर में आते ही घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, क्या हुआ है आपको? शायद मेरे पंख थक गए हैं। बेटी, मुझे ठंड लग गई है, मैं अभी आपके ऊपर कंबल दे देती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर गरम कंबल दे देती है। बारिश बहुत तेज थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के घर में खाने को जो भी था वो खत्म हो जाता है। मम्मा, रसोई में दाल का डिब्बा भी खाली हो गया है और कोई अनाज भी नहीं बचा। गुड़िया बेटी, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं काम पर चली जाती। अब क्या होगा मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चली जाऊंगी काम पर, आपकी जगह मैं काम कर लूंगी। लेकिन बेटी, आपसे कैसे काम होगा? अम्मा, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं कर लूंगी। गुड़िया अपनी माँ से जिद करके अपनी मम्मा की जगह गोरी कवि के घर काम पर चली जाती है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी माँ कहाँ है? थोड़ी बारिश के आगे तुम्हारी माँ तो घर में ही बैठ गई। आंटी, मम्मा को बुखार है, शायद मम्मा को ठंड लग गई है। मैं मम्मा की जगह काम करने आई हूँ। तो फिर जल्दी से बर्तन धो लो, बाहर आंगन की टूटी के साथ बर्तन पड़े हैं। मालकिन, मैं बर्तन उठाकर रसोई में ले आती हूँ। बाहर बारिश में बैठकर मैं कैसे काम करूँगी? ये घर मेरा है और तुम काम वाली हो। अगर काम करना है तो जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना होगा काम। गुड़िया डरती हुई बाहर आंगन में बैठकर तेज बारिश में बर्तन धोने लगती है और फिर बाद में गोरी कवि के लिए चाय बनाती है। वो गोरी के घर के सारे काम करती है। मालकिन, सारे काम हो गए, अब मैं जाऊँ? हाँ, रसोई में डिब्बे में खाना पड़ा है, उठाओ और चली जाओ। गुड़िया रसोई से खाना लेती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या गोरी मालकिन आपको भी ऐसे ही तंग करती है? हाँ बेटी, एक नौकरानी की मालकिन के सामने क्या औकात है कोई बात कर सके। लेकिन मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूँगी और ना ही आपको करने दूंगी। आज का खाना तो मैं ले आई हूँ, लेकिन कल से मैं कुछ नया करूँगी। कुछ नया क्या करोगी बेटी? मम्मा, मैं कल ही बताऊंगी। फिर गुड़िया खाना खाती है और आधा खाना अपनी मम्मा को दे देती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, माँ बीमार है और घर में इतने भी पैसे नहीं है कि मैं माँ की दवा ले सकूं। गुड़िया, मैं समझ सकती हूँ, आपके पापा नहीं है ना, और बिना बाप के जीवन कितना मुश्किल होता है। मैं कोई काम करना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या काम करूँ। मेरी नानो से पूछ लेते हैं। मीना के घर मीना की नानो आई हुई थी। मीना अपनी नानो से पूछती है, नानो नानो, ऐसा कौन सा काम है जो गुड़िया करे तो तुरंत चल जाएगा? बेटी, बारिश के दिनों में पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं। तुम अपनी सहेली से कहो कि जंगल में पकोड़े बेचना शुरू कर दे, फिर देखना दिनों में ही इसके दिन बदल जाएंगे। नानो की बात तो ठीक है, ये काम मुश्किल भी नहीं है, मैं कर लूंगी और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। फिर मीना और गुड़िया घर से निकलती हैं। गुड़िया अपने घर से कड़ाही ले आती है और दोनों सहेलियां पीपल के बड़े पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती हैं।
हैं। पकौड़े पकौड़े गरम गरम पकौड़े, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकौड़े। गरम गरम पकौड़ों का सुनकर थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और गुड़िया के सारे ही पकौड़े बिक जाते हैं। मीना सहेली, नानो ने ठीक ही कहा था, ये काम तो बहुत जल्दी चल पड़ा। मैं आज अपनी मम्मा की दवा लेने जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मम्मा की दवा ले सकूँ। ठीक है, कल सुबह सवेरे ही आ जाना और हम कल और भी ज्यादा काम करेंगे। फिर गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बुखार है, मेरी मम्मा की दवा दे दे। गुड़िया बेटी, ये फूलों का रस अपनी मम्मा को दिन में 2 बार देना, इससे आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। गुड़िया दवा लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये दवा के पैसे आपने किससे लिए हैं? मम्मा, मैंने और मेरी सहेली ने आज पकौड़ों का ठेला लगाया था। हमारे पकौड़े सबको बहुत पसंद आए। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ नया करूँगी। और हाँ, अब हम अपना काम करेंगे, कोई जरूरत नहीं है गोरी आंटी के घर जाकर काम करने की। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा देती है। दोनों माँ बेटी रात को सो जाती हैं। सुबह सवेरे ही मीना गुड़िया के पास आ जाती है। माँ जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटी, अब चलें, आज मैं भी आपकी काम में मदद करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया की काम में मदद करती है और आज वो कल से भी ज्यादा पकौड़े बनाती हैं। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारे पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने पहली बार ऐसे मजे के पकोड़े खाए हैं। हाँ तोते भैया, क्योंकि इन पकोड़ों में शामिल है मेरी बेटी और इसकी सहेली की मेहनत। जब गुड़िया काम पर नहीं जाती तो गोरी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था, इसलिए गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गोरी कौवी रानू चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और उसकी सहेली मीना को देखकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ पकोड़े बना रही हो, काम तुम्हारा बाप करेगा मेरे घर का। गोरी बहन, मेरी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि किसी का काम करने की बजाय अपना ही काम करना चाहिए। माफ करना, अब हम आपके घर का काम नहीं करेंगे। तो मैं कोई और काम वाली रख लूं? कल क्या, आज ही रख ले आंटी गोरी। और शुक्रिया उस दिन मुझसे बारिश में बर्तन साफ करवाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ना करती तो शायद मैं दूसरे दिन भी आपके घर ही काम करने आ जाती। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ऐसे गुड़िया और उसकी सहेली मिलकर मेहनत से और अपनी अकल से मुश्किल हालात का मुकाबला करती हैं और एक छोटे से काम से उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। ला 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 ला, हाँ ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ को काट लेता हूँ। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और उस विशाल पेड़ को काटने लगता है। अचानक उस पेड़ से आवाज आती है, कौवे कौवे, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर कालू कौवा रुक जाता है और अपना कुल्हाड़ा दूसरी तरफ फेंक देता है। अगर तुम मुझे भोजन दे दो, क्या जरूरत, मुझे क्या जरूरत, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ काटूं और फिर वो लकड़ियाँ ले जाकर बाजार बेचूं। आखिर खाना तो भोजन ही है, अगर तुम मुझे भोजन दे दो तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। फिर उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ कालू कौवे को तरह तरह का भोजन दे देता है। कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। कौवे, लो ये भोजन तुम ले जाओ और दोबारा मेरी तरफ मत आना। वाह रे चमत्कारी पेड़, तुमने तो कमाल कर दिया। कालू कौवा वो भोजन उठाता है और अपनी थैली में डालकर वहाँ से चला जाता है। कालू, इतना सारा भोजन ये तुमने कहाँ से लिया है? क्या आज कोई बड़ा पेड़ काटा था? नहीं नहीं, ये भोजन मुझे एक बड़े चमत्कारी पेड़ ने दिया है। मैं उसे काटने ही वाला था कि वो पेड़ रोने लगा और मुझसे कहा कि अगर मैं उसे ना काटूं तो वो मुझे भोजन देगा। गोरी कौवी, कौवे की पत्नी बहुत लालची कौवी थी। वो कौवे की बात सुनकर कौवे से कहती है, और तुमने ये थोड़ा सा भोजन लेकर उसे छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रही थी कि इतना सारा भोजन और अब बोल रही हो कि थोड़ा सा भोजन। वो चमत्कारी पेड़ हमें कुछ और भी दे सकता है। वो हमें जंगल के सबसे अमीर कौवे भी बना सकता है। कालू जी, चलो मुझे अभी के अभी उस चमत्कारी पेड़ के पास ले जाओ।
लेकिन लेकिन पहले ये भोजन तो खा लेने दो। भोजन बाद में खा लेंगे, पहले मुझे उस चमत्कारी पेड़ के पास लेकर जाओ। कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो उसकी हर बात मानता था। इसलिए कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर दोबारा जंगल की तरफ उड़ता है। यही है वो पेड़, यही है जिसने मुझे भोजन दिया था। कौवे, तुम फिर आ गए हो। मैंने तुम्हें इतना भोजन तो दिया था कि कल तक तुम्हें भूख न लगती। चाचा चमत्कारी पेड़ जी, हम यहाँ भोजन लेने नहीं आए। चलो जल्दी से मुझे कोई ऐसा चमत्कार दे दो जिससे मैं जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊँ। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जिससे मैं तुम्हें धन दौलत दे सकूं। तो फिर मैं तुम्हें अभी के अभी काट दूंगी। वो चमत्कारी पेड़ जल्दी जल्दी से कवि से कहता है, ना, मुझे मत काटना। मैं तुम्हें ऐसा चमत्कार दूंगा जिससे तुम जिस चीज को भी अपनी चोंच लगाओगी वो चीज सोने की बन जाएगी। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। गोरी, नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तुम चुप कर जाओ कालू, अगर अब बोले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कौवा बेचारा डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। चाचा चमत्कारी पेड़ जी, जल्दी से मुझे वो चमत्कार दे दो। फिर उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है और गोरी कवि की चोंच सुनहरी रंग की हो जाती है। अब तुम जिस चीज को भी अपनी चोंच लगाओगी वो चीज सोने की बन जाएगी। आखिर मैं बन गई, मैं जंगल की सबसे अमीर कवि बन गई। गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। गोरी कवि रास्ते में जाकर बैठ जाती है और एक पेड़ के पत्ते को अपनी चोंच लगाती है। वो पत्ता तुरंत सोने का बन जाता है। अरे, ये चमत्कार तो सच में काम कर रहा है। गोरी कवि वो सोने का पत्ता उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे संदूक में रख देती है। फिर गोरी कवि अपने घर से बाहर आकर अपने घर को अपनी चोंच से जोर से मारती है और गोरी कवि का घर तुरंत सोने के घर में बदल जाता है। मेरा घर सोने का बन गया। जंगल में कोई पक्षी ऐसा नहीं है जिसका सोने का घर हो। मेरा घर सोने का बन गया। गोरी कवि पागलों की तरह शोर मचाती हुई जंगल में पक्षियों को बताने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या गोरी, तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? और तुम्हारी ये चोंच सुनहरे रंग की कैसे हो गई? सारा चमत्कार इसी चोंच का ही तो है, मेरे साथ चलो। फिर गोरी कवि चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। ये तो सोने का घर है। ये घर किसका है? गोरी, क्या कोई अमीर पक्षी आया है हमारे जंगल में? ये घर मेरा है। मैं अपनी चोंच से सब कुछ सोने का बना सकती हूँ। अगर नहीं विश्वास तो देखो। गोरी कवि उड़ती है और साथ वाले पेड़ को अपनी चोंच मारकर सोने का बना देती है। ये तो सच में सोने का बन गया। गोरी तो इतनी खुश थी कि उसकी भूख प्यास ही खत्म हो गई थी। फिर गोरी कवि चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। ये तो सोने का घर है। ये घर किसका है? गोरी, क्या कोई अमीर पक्षी आया है हमारे जंगल में? ये घर मेरा है। मैं अपनी चोंच से सब कुछ सोने का बना सकती हूँ। अगर नहीं विश्वास तो देखो। गोरी कवि उड़ती है और साथ वाले पेड़ को अपनी चोंच मारकर सोने का बना देती है। ये तो सच में सोने का बन गया। गोरी तो इतनी खुश थी कि उसकी भूख प्यास ही खत्म हो गई थी। रात को गोरी कवि अपने घर में बैठी थी। गोरी, तुमने ये घर भी सोने का बना लिया, पेड़ भी सोने का बना लिया, अपना संदूक सोने के पत्तों से भर लिया, लेकिन मुझे पता है तुम फिर कोई मनहूस बात ही करोगे। तुमसे तो मेरी तरक्की देखी ही नहीं जाती। लेकिन तुम खाओगी कैसे? चोंच से ऐसे ऐसे खाऊंगी मैं। गोरी कवि अपने पास पड़े सेब पर अपनी चोंच मारती है जो तुरंत सोने का बन जाता है। कालू, ये सेब तो सोने का बन गया, अब मैं क्या खाऊंगी? फिर गोरी कवि पास पड़े मकई के भुट्टे पर अपनी चोंच मारती है और वो भुट्टा भी सोने का बन जाता है। गोरी कवि रोने लग जाती है। कालू, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हारे लालच ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा। उस पेड़ ने हमें मुफ्त का भोजन दिया था, लेकिन अब तुम अपने लालच की वजह से मरोगी। गोरी कवि सारी रात भूखी प्यासी बैठी रहती है और फिर दूसरी सुबह गोरी कवि जब नदी पर पानी पीने जाती है तो जैसे ही गोरी कवि अपनी चोंच पानी को लगाती है, नदी का पानी सोने का बन जाता है। गोरी कवि रोती हुई फिर से उसी चमत्कारी पेड़ के पास जाती है। कवि, अब क्या लेने आई हो? जाओ और पूरे जंगल को सोने का बनाकर जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाओ। पेड़, चमत्कारी पेड़ जी, मुझे मेरी अपनी चोंच ही वापस लुटा दो। अगर मेरी ये चमत्कारी चोंच रही तो कल तक मैं भूख से मर जाऊंगी। ये सुनकर वो पेड़ हंसने लग जाता है। लालची हमेशा अपने लालच से ही मरता है। जरा सोचो, ये सोना तुम्हारे किस काम का जो तुम एक दाना भी नहीं खा सकती हो। फिर चमत्कारी पेड़ गोरी कवि को उसकी अपनी चोंच लुटा देता है और गोरी कवि खुशी से काय काय करती हुई जंगल भाग जाती है।